Hello all my dear students, welcome back again on my YouTube channel लिटरेचर वर्ल्ड। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा मॉडर्न एज। हम एक एक बात पर टॉपिक करेंगे। हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस को बना रहे थे, सिलेबस को देख रहे थे। लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर विक्टोरियन एज को देखा था। 1901 के अंदर विक्टोरियन की डेथ होती है, वहाँ पे विक्टोरियन एज एंड होता है और 1901 से आपका शुरू होता है 20th सेंचुरी का लिटरेचर। और 20th सेंचुरी के लिटरेचर को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। अभी मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, इस पर बात करते हैं। स्पेशली हमारी आज की वीडियो वो सिर्फ मॉडर्न एज पर रहेगी, बट अगली जो हमारी वीडियो रहेगी वो पोस्ट मॉडर्निज्म पर रहेगी, क्योंकि आपके लिटरेरी मूवमेंट्स का लास्ट वीडियो रहेगी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। मॉडर्निज्म लेट 9th सेंचुरी से लेकर वर्ल्ड वॉर सेकंड तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम मॉडर्निज्म या फिर मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं। यानी कि आप ये कहीं पर आपको देखने मिलेगा कि 1901 जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है, उसकी डेथ से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर होने तक जो टाइम है हम उसे मॉडर्न एज में कंसीडर करते हैं। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद में उसके बाद जो आज तक का जो टाइम पीरियड अभी जो चल रहा है वो पोस्ट मॉडर्न एज में आता है। मॉडर्निज्म के अंदर जो फेमस राइटर्स के हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करने के लिए आपको एक बार बता दिया कि भाई जैसे थॉमस हार्डी, हेनरी जेम्स, जोसेफ कनार्ड, जीएम हॉपकिंस, डब्ल्यू.बी. ईट्स, रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक लिखने वाले, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस, डॉरथी रिचर्डसन, जेम्स जॉयसी और वर्जीनिया वुल्फ, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज तक हमने जितनी भी एजेस को देखा, चाहे वो रोमांटिक एज थी, विक्टोरियन एज थी, एलिजाबेथन एज थी, जितनी भी, चाहे वो रेनेसां था, सभी एज की अपनी कुछ खास खास बातें थी। मतलब कि एक ही टाइप का लिटरेचर ज़्यादा लिखा गया तो हम इसे कंसीडर कर देते थे। क्या मॉडर्न एज के अंदर भी कुछ ऐसा कुछ था, कुछ स्पेशल टाइप का लिटरेचर? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मॉडर्न जो वर्ड है, मॉडर्न हम कहते हैं ना, ये भी तो मॉडर्न चीज़ है, तो मॉडर्न में कुछ नया है, हर एक चीज़ में नयापन, न्यू समथिंग। इसलिए मॉडर्न एज में आप किसी एक प्रकार का लिटरेचर आप नहीं कह सकते कि भाई इसके अंदर पोइट्री ज़्यादा लिखी गई, इसमें नॉवल ज़्यादा लिखे गए। नहीं, इसमें हर एक चीज़ ही नई थी। पोइट्री है वो भी नई तारीफ की, नॉवल है वो भी नए तरीके के, अगर कोई ड्रामा लिख रहा है तो वो भी नई चीज़ का। यानी कि लिटरेचर के हर एक पार्ट के अंदर आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न के बारे में अगली जो वीडियो उसमें बात करेंगे, इसको मैं नहीं देखूंगा। देखिए, क्या मॉडर्न एज 1901 से शुरू हो गई तो क्या एकदम से वो राइटर 1901 के बाद में आ गए और लिखना शुरू कर दिया? नहीं, कुछ ऐसे राइटर भी थे जो इससे जो पहले एज थी 1837 से लेकर 1901 तक, जो क्वीन विक्टोरिया का टाइम पीरियड था, जिसे हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। कुछ मॉडर्न जो हमारे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनका जन्म विक्टोरिया के टाइम पे हो गया था, जन्म हो गया था भाई, और लिखना भी शुरू कर चुके थे, जैसे कि जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकन्स, विलियम मैकबेथ थैकरे, टेनिसन, ब्राउनिंग। इनको हम मॉडर्न एज में भी पढ़ते हैं और विक्टोरियन में भी पढ़ते हैं। इन्हें कहा जाता है विक्टोरियंस। एक यहाँ पे टॉपिक आएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको मैं पहले ही यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि ये मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक मेरे को बहुत बढ़िया लगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा सा टफ टॉपिक भी है और आगे हमारा एक स्पेशल वीडियो भी इस पर बनेगी, क्योंकि हमारे टॉपिक दे रखा है मूवमेंट के अंदर। ठीक है, वहाँ पर हम इसको देखेंगे। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या? देखो, मैं यहाँ पे कम शब्दों में बताऊंगा आपको कि मान लो कोई बंदा कहानी लिखने बैठ गया, या पोइम लिखने बैठ गया, नॉवल लिखने बैठ गया, तो वो कोई कहानी सोचेगा नहीं कि मेरे को ये कहानी कोई राजा फिर ऐसे ऐसे होगा, ऐसे नहीं। वो जस्ट सीधा लिखता जाएगा, उसके दिमाग में जो आएगा। मान लो मैं लिखने बैठ गया और मैंने जो मेरे सामने दिख रहा है मैं बोलना शुरू कर दिया कि मेरे सामने एक मोबाइल की स्क्रीन है, मॉडर्न एज है, ये इधर बुक पड़ी है, कपड़े पड़े हैं, ये रूम की दीवार है, आज मैंने इस टॉपिक को पढ़ा था, हाँ यार वो क्लास ले रहा था, क्लास के अंदर मैं ये टॉपिक को पढ़ा रहा था,
और यहाँ खेतों के अंदर हरियाली थी, मैं खेतों में से आ रहा था। मतलब कि जो मेरे दिमाग में थॉट आ रहे हैं ना, वो थॉट्स को मैं लिखता ही जाऊँगा। तो थॉट की एक स्ट्रीम बन जाएगी, धारा बन जाएगी। इसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो दिमाग में आ रहा है लिखते जाओ। ऐसे वर्क को नाम सुनने में बढ़िया लगता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, बट वर्जीनिया वुल्फ के कोई टॉपिक पढ़ के देखना, आपके समझ में ही नहीं आएंगे कि बात हो क्या रही है, क्योंकि जो उसके सामने दिखेगा, जो उसके दिमाग में आ रहा है वो लिखती जाएगी, और हमें समझना टफ हो जाएगा कि भाई वो लिखना क्या चाहती है, कौन से टॉपिक पर बात कर रही है। तो समझने के लिए ये समझ लेना कि भाई जब थॉट्स की, फीलिंग्स की, इमोशंस की जो भी दिमाग में आइडियाज़ आती हैं, उनको लिखा जाता है एक स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसे सबसे पहले यूज़ किया था डॉरेथी रिचर्डसन ने, उन्होंने एक वर्क लिखा था पिलग्रिमेज। इसके अंदर 13 नॉवेल्स थे, मैं आगे भी बात करूँगा। उसमें एक स्पेशल जो वर्क था पॉइंटेड रूप्स, उसके अंदर इस टर्म का, इस मूवमेंट का इसने यूज़ किया था। अब मैं डिटेल के अंदर बताना शुरू करता हूँ मॉडर्न एज को। अभी तक हमने थोड़ा सा भाई ओवरव्यू दिया था कि दिमाग में कौन सी बातें रखनी है। मॉडर्न एज का जो टाइम है वो 1900 से लेकर 1945, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब तक। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म क्या है, व्हाट फोर्सेस शेप्ड मॉडर्निज्म, यानी कि कौन सी चीज़ों ने मॉडर्निज्म को शेप दी। लिटरेरी ट्रेड्स मूवमेंट्स ऑफ द मॉडर्न एज, जैसे कि इमेजिज्म क्या है, सिम्बलिज्म क्या है, इम्प्रेशनिज्म क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस क्या है, इन सभी पर बात करेंगे। मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म इज बोथ ए फिलोसफिकल मूवमेंट एंड एन आर्ट मूवमेंट, यानी कि फिलोसफिकल भी था और आर्ट मूवमेंट भी था। That across from broad transformations in Western society during the late 19th century and early 20th century, जिसकी बिगिनिंग मानी जाती है लेट 19th century and early 20th century. The movement reflected a desire for the creation of new form of art, philosophy and social organization, यानी कि कुछ नया क्रिएट करना आर्ट के अंदर, फिलॉसफी के अंदर और सोसाइटी के अंदर, विच रिफ्लेक्टेड द न्यूली एमर्जिंग इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, जिसके कारण एक नए प्रकार का समाज हमने को देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग फीचर्स सच एज अर्बनाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड वॉर। ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है कि अर्बनाइजेशन हुआ, न्यू टेक्नोलॉजीज आई और वॉर्स आए, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। आर्टिस्ट्स अटेम्प्टेड टू डिपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट विच दे कंसिडर्ड आउटडेटेड एंड ऑब्सोलेट, यानी कि इस टाइम के जो भी आर्टिस्ट थे वो इससे जो पहले लिटरेचर लिखा गया उसको वो आउटडेटेड और एब्सोलेट मानते थे, यानी कि थोड़ा बोरिंग मानते थे कि कुछ नया नहीं है, मतलब कि वो थोड़ा बना के लिखते थे, मतलब कि उसके उनके हर एक कहानी का, नॉवल का एंड बड़ी हैप्पी एंडिंग होती थी। बट यहाँ पर आके आप देखोगे, देखो क्या हुआ कि पहले जो थे अमीर लोग लिखते थे गरीबों पर, ठीक है। अब इस एज में आकर सभी कोई राइट्स मिल गए लिखने का, हर एक बंदा लिखना शुरू कर देगा, तो खुद जो लोअर क्लास है वो अपने लिए लिखने लगी कि भाई हमारी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है। अब जो लिटरेचर है वो अमीरों के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, बल्कि हर एक नॉर्मल कॉमन मैन भी यहाँ पर लिखना शुरू कर चुका था। द पोइट एजरा पाउंड्स 1934 इंजेक्शन टू मेक इट न्यू, ये टर्म आप मॉडर्निज्म के लिए यूज़ कर सकते हो कि कुछ नया बनाना, वॉज द टच स्टोन ऑफ द मूवमेंट्स अप्रोच। फोर्सेज दैट शेप्ड मूवमेंट मॉडर्निज्म, कौन सी चीज़ें थी जिनके कारण मॉडर्निज्म आया। मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर इज द लिटरेचर ऑफ 20th सेंचुरी, मैनी इवेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न विच आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं, पढ़ते हैं। कुछ थ्योरीज निकल के आए, देखो बड़े बड़े क्या क्या कारनामे हुए थे यहाँ पर। चार्ल्स डार्विन, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक लिखी थी कि इंसान बना कैसे है, जो थ्योरी हम आज पढ़ते हैं कि कैसे मंकी से इंसान की डेवलपमेंट हुई। पहले हम बंदर थे, फिर बंदर थोड़ा बड़ा हुआ, एक फ़ोटो आपने देखी होगी, बंदर फिर थोड़ा खड़ा होता है, फिर और खड़ा होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, फिर आज का इंसान बन जाता है। तो वो आ गई थी। हालांकि वो विक्टोरियन एज के अंदर मैंने आपको बताया था, उसकी बुक वहाँ पे पब्लिश हो चुकी थी, बट लोगों ने इसको पढ़ लिया कि हम इंसान कैसे बने हैं। Published in 1859, it brought out a new world outlook, especially among religious communities.
एमर्जेंस ऑफ सोशलिज्म एंड लेटर कम्युनिज्म बाय द एडवेंट ऑफ कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने एमर्जेंस ऑफ जो समाजवाद क्या है, कम्युनिस्टवाद क्या है, इसको भी दिया था अपनी बुक के अंदर, दास कैपिटल। appearance of Sigmund Freud and the psychoanalysis theory influenced the age a lot। सिगमंड फ्राइड जो कि आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी साइकोलॉजी में, वो भी आ चुकी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन जिनको आप जानते हो, बहुत बढ़िया से जानते हो, उन्होंने अपनी जो थ्योरी, उनकी वर्ल्ड वाइज फेमस जो थ्योरी है रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कंबाइंड विद द क्वांटम थ्योरी, तो ये इनकी थ्योरी आ चुकी थी और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो चुका था। ये सारी की चीज़ें थी भैया जिसने मॉडर्निज्म को शेप देने की बात की। इस बात के कुछ जो मूवमेंट थे उनकी बात करेंगे, जैसे कि इमेजिनिज्म। इमेजिनिज्म क्या होता है, सिंपल शब्द में समझो कि बातों यानी कि सीधी डायरेक्ट बात को कहना, इमेजिन करना, यानी कि जो चीज़ है उसको कम शब्दों में कह देना। जैसे कि दिस लिटरेरी मूवमेंट स्टार्टेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड वॉज एक्टिव फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक रहा। इन दिस मोमेंट द इमेजिनिस्टिक रिजेक्टेड द इमोशंस ऑफ विक्टोरियन एंड रोमांटिक पोएट्री। उनको उन्होंने त्याग दिया, वो बातें बना बना के नहीं लिखते थे, वो जैसा है वैसा ही उन्होंने लिखा सेम। इंस्टेड ऑफ डेकोरेटिव वर्ड्स, वो डेकोरेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते थे, यानी कि बात को घुमा फिरा के नहीं करते थे। मान लो कोई पोइम लिखनी है, उसके अंदर पानी की कोई वैल्यू बतानी है, वाटर की कोई वैल्यू बतानी है, तो डायरेक्ट लिख देंगे पानी के लिए ये है। ऐसे नहीं कि पहले पानी की भी ये पानी है वो है, फिर उसको सजाते फिरेंगे घुमाते फिरेंगे, नहीं, ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, जस्ट ऑन द पॉइंट पे बात करनी है। एजरा पाउंड वॉज द लीडर ऑफ इमेजिनेटिव। एजरा पाउंड की आप वर्क देख लेना, वो डायरेक्ट बात करते हैं कम शब्दों के अंदर। सिम्बोलिज्म यानी कि प्रतीकों के जरिए बात कहना। मान लो कोई बात कहनी है, आपको उसके प्रतीक यूज़ कर लेना, सिम्बल्स यूज़ कर लेना। जैसे कि आप देखोगे बहुत ही फेमस बुक द वेस्टलैंड, टी.एस. इलियट की बुक में देखना, जिसके 5 पार्ट हैं, बहुत से सिम्बल्स वहाँ पे यूज़ किए गए हैं, और सबसे बड़ी पोइम आज के टाइम पे आप कह सकते हो। हम इसके बारे में देखेंगे आगे। द फर्स्ट वेगन्स इन फ्रांस डिस्क्राइब थिंग्स विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स। पहले ये फ्रांस में शुरू हुआ था, ये दौर था सिम्बल्स का यूज़ करने वाला, फिर ये आगे फैला। ठीक है, इसमें बुक याद रखना एक, द वेस्टलैंड बाय रिटन बाय टी.एस. इलियट। बात करते हैं इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म इज द मॉडर्न नॉवल। इम्प्रेशनिज्म frequently refer to the techniques of centering in the mental life of the chief character rather than the reality around him। यानी कि हमें सिर्फ जो मेन करेक्टर की क्या क्या बातें हैं उसको ही दिखाया जाएगा, ये नहीं कि भाई उसके आसपास क्या हो रहा है। मेनली करेक्टर के बारे, करेक्टर में क्या है, जैसे आप देखेंगे जो भी नॉवल आगे बात आएंगे उनमें देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ पोइट्स जैसे कि प्रूस्ट, जॉयसी एंड वर्जीनिया वुल्फ डेवलप इन देयर कैरेक्टर मेमोरीज। यानी कि सब्जेक्टिव पोइट्री थी, जो बंदा लिखने वाला वो अपनी बातें लिखता है कि भाई मेरे को क्या लगता है, वो सोसाइटी की बातें कम करेगा कि भाई ऐसा ऐसा सोसाइटी में हो रहा है भाई किसी करेक्टर से। वर्जीनिया वुल्फ देखो, तभी तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस निकल के आएगा ना, कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो लिख दो बस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस मैंने आपको बता दिया, थोड़ा पढ़ देता हूँ। द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रेफर टू द uninterrupted and unhindered collection and currents of the thoughts and ideas in the conscious mind। ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं सीधा बोल देता हूँ कि भाई जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिखते जाओ, बस धारा बना दो थॉट्स की, थॉट एक धारा की तरह बहने लग जाएंगे, उसे कहेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम तो धारा ही होती है, धरना और झरना वगैरह। ठीक है, तो बाकी इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द सब्जेक्टिव एंड नॉवल, साइकोलॉजिकल नॉवल। अब जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो वर्क लिखे जाते हैं उन्हें हम सब्जेक्टिव नॉवल भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल नॉवल भी कहते हैं। प्रोबेबली द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ जेम्स जॉयसी यूलिसिस 1922 के अंदर लिखा गया जेम्स जॉयसी का वर्क। जेम्स जॉयसी की बायोग्राफी अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने वीडियो पर अपलोड कर रखी है, पूरा डिटेल के अंदर बताया कि जेम्स जॉयसी कौन थे। इनकी +2 लिटरेचर के अंदर बहुत ही बढ़िया एक स्टोरी है पेवेलिन, तो मैंने वो उस पर वीडियो बनाई थी, तो इनकी बायोग्राफी वहाँ पे कवर की थी। ठीक है, एंग्री थिएटर देखिए, ऐसे लिखने वाले लोग जो कि एंग्री थे सोसाइटी के कुछ टॉपिक्स को लेकर, तो वो अपना वर्क किस प्रकार से लिखते थे, अपनी भड़ास निकालते थे, मैं ये कहूँगा, मतलब कि जो गुस्सा जाहिर करते थे उन्हें हम एंग्री थिएटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि लुक बैक इन एंगर,
इसके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ बात करने वाली बात है नहीं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने जो मेन बात है वो आपको बता दी कि जो लोग उस टाइम, आज की टाइम यानी मॉडर्न की सोसाइटी से जो संतुष्ट नहीं थे, वो अपनी बातों को डायरेक्ट कहने के लिए जो लिखते थे, परफॉर्म करते थे, उन्हें हम एंग्री थिएटर के नाम से जानते हैं। एपिक थिएटर का मतलब ये है कि भाई जो हम कहते हैं कि कोई नाटक लिखो लोगों को समाज के बारे में कुछ बताने के लिए, वो बताने के लिए, बट यहाँ पर ये था कि भाई लिटरेचर का मेन पर्पज़ होना चाहिए लोगों को एंटरटेनमेंट करना, तो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट कीजिए, जितनी चीज़ें हैं उनका यूज़ कीजिए। मान लो आपको कोई ड्रावना सीन दिखाना है तो भाई वैसा साउंड, वैसी काली रात दिखाओ, कुछ ऐसी आवाज़ें दिखाओ। भूतिया आपको कोई चीज़ दिखानी है, गोस्ट हॉरर, तो वैसा सीन क्रिएट किया जाना चाहिए ताकि देखने वाला बंदा उसको प्रॉपरली फील कर पाए। इसे हम एपिक थिएटर के नाम से जानते हैं। अब बात करूँगा कि मॉडर्निस्ट पोइट कौन कौन से पोइट और उनके वर्क, फिर हम देखेंगे ड्रामा लिखने वाले कौन कौन से थे, और लास्ट में देखेंगे नॉवलिस्ट। बात करते हैं टी एस इलियट की। अब यहाँ से आपकी सारी की सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें शुरू हो जाएगी, ध्यान से देखना भाई। अब मैं पहले बात करूँगा पोइट्स की। पोइट्स में सबसे मेन नाम आता है टी एस इलियट का। इनका पूरा नाम था थॉमस स्ट्रीन्स आई इलियट। बर्थ हुआ था 26 सितंबर 1888 को, डेथ हुई थी 4 जनवरी 1965। वॉज ए पोइट, एसेस्ट, पब्लिशर, प्लेराइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर। Considered one of the 20th century major poet, he is a central figure in English language modernistic poetry. मॉडर्निस्ट जो पोइट्री है उसमें सबसे सेंटर में जो फिगर थे मेन था वो था टी एस इलियट। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1948। 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में फॉर हिज आउटस्टैंडिंग, इनका वर्क था पीनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे पोइट्री। इसके लिए, इस वर्क के लिए कुछ और पोइट्रीज जैसे कि सबसे फेमस जो है वो इनकी द वेस्ट लैंड। द वेस्ट लैंड इज रिगार्डेड एज द सेंट्रल वर्क ऑफ द मॉडर्निस्टिक पोइट्री। अभी आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि टी एस इलियट कौन सी एज से हैं, फर्स्ट ग्रेड में जो एग्जाम होता ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था। उसका राइट आंसर था मॉडर्निज्म, मॉडर्न, क्योंकि यहाँ पे दिया था भी क्या ये विक्टोरियन है, क्या ये आई थिंक एक मॉडर्निज्म दिया था, एक दो चार और दिए थे, पुराने दिए थे, उसमें राइट आंसर था भी आपका मॉडर्न। फर्स्ट पब्लिश्ड इन ईयर 1922। इनका जो वेस्ट लैंड वर्क है बहुत बड़ी पोइम है, ये 1922 के अंदर आई थी। इसमें 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। 5 सेक्शन के नाम जरूर याद कर लीजिए। द पहला है सीक्वेंस में, और याद रखना इनको, सीक्वेंस पूछ लेता है, बहुत क्वेश्चन आए थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर इस द वेस्ट लैंड टॉपिक पॉइंट से। काफ़ी टफ, काफ़ी डीप भी थे भाई, क्योंकि बहुत सारी बुक्स का इसमें रेफरेंस दिया गया है, बहुत से करेक्टर भी हैं, कौन सा करेक्टर कहाँ से उठा लिया। तो उसने ये पूछा था कि ये करेक्टर कौन से पार्ट में है, ये करेक्टर कौन से पार्ट में आता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने पूछे थे अभी 2022 के अंदर। द बरियल ऑफ द डेड, ये पहला पार्ट था। द गेम ऑफ चेस सेकंड पार्ट। द फायर सरमन थर्ड पार्ट। डेथ बाय वाटर फोर्थ पार्ट। व्हाट द थंडर सैड, ये था फिफ्थ पार्ट। ये आगे ये और पूछता है कि इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है, किसमें कितनी लाइनें हैं, ठीक है। इनका सेकंड वर्क था द हॉलो मैन। हॉलो मैन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोस्ट वॉर यूरोपियन, यानी कि पोस्ट वॉर यूरोप, यानी कि युद्ध के बाद यूरोप कैसा था उसके अगेंस्ट एक रिफ्लेक्शन था। Preludes are organized into 4 separate poems which are labeled as first, second, third, four. इनके 4 preludes आए थे, इनका नाम दिया गया prelude फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर ऐसे। It appears in Eliot's poetry collection Prufrock and other observations. T.S. Eliot popular dramas, इन्होंने कुछ ड्रामाज भी लिखे हैं जैसे कि मर्डर इन कैथेड्रल, स्वैनी एगोनिस्टिस, द कॉकटेल पार्टी, द फैमिली रियूनियन, द एल्डर स्टेट्समैन, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। नंबर सेकंड आते हुए डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। ऑर्डन वॉज द की फिगर इन मॉडर्निज्म मूवमेंट। ही रिसीव्ड Pulitzer Prize for the age of anxiety in 1948। इनको 1948 के अंदर, देखो पीछे क्या था, 1948 में इनको मिला था नोबेल प्राइज, और इनको 1948 में मिला है
प्लिट्जर प्राइज, और इनका वर्क था एज ऑफ एंजाइटी इसके लिए। ऑर्डन वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ राइटर्स कॉल्ड, ये एक ग्रुप के मेंबर थे, उस ग्रुप को नाम से जाना जाता है ऑक्सफोर्ड ग्रुप। ऑर्डन की फेमस पोइट्री के अंदर द शील्ड ऑफ एचिल्स, द सी एंड द मिरर। नंबर थर्ड है विलियम बटलर ईट, जिन्हें हम शॉर्ट में जानते हैं WB ईट्स के नाम से। इनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 को, डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 को। वॉज एन आयरिश पोइट, आयरिश। अब देखिए मॉडर्निज्म के अंदर लिटरेचर ये नहीं कि अब आपको लिटरेचर सिर्फ इंग्लैंड का लिटरेचर नहीं मिलेगा, यहाँ पे अमेरिकन लिटरेचर भी आएगा, आयरिश भी आएगा, स्कॉटलैंड वाले भी आएंगे, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पर इंग्लिश में लिटरेचर लिखा जा रहा था। अपने इंडिया में भी लिटरेचर शुरू हो गया था इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो अब ये सिर्फ ब्रिटेन में ना रहकर लिटरेचर पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था इंग्लिश को लेकर, ठीक है। जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनीज थी वहाँ आपको इंग्लिश लिटरेचर देखने को मिलेगा। तो ये आयरिश पोइट थे, ड्रामाटिस्ट, प्रोज राइटर एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर, ए पिलर ऑफ आयरिश लिटरेरी एस्टेब्लिशमेंट। जो आयरिश के अंदर, आयरलैंड के अंदर जो लिटरेचर जो एस्टेब्लिश हुआ, उसका जो मूवमेंट चला था, उसके जो स्टार्टिंग वाले पिलर के रूप में इन्होंने काम किया था। इट्स फेमस पोइट्री आर सेलिम टू बाइजेंटियम, द लेक आइजल ऑफ इन्फ्री, द सेकंड कमिंग। अब बात करते हैं ड्रामाटिस्ट की। ड्रामास के अंदर नंबर 1 पे है हेनरिक इब्सन। इब्सन वॉज ए नॉर्वेनियन, ये नॉर्वे के थे भी, देखो कोई आयरिश का आ रहा है, कोई नॉर्वे का आ रहा है। हु चेंज द कोर्स ऑफ ड्रामा इन द हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, इन्होंने ड्रामा का कोर्स ही चेंज कर दिया। देखिए इनके फेमस प्लेस कौन कौन से हैं। ए डॉल्स हाउस, द वाइल्ड डक, हैडा गैबलर, एन एनिमी ऑफ पीपल और गोस्टर्स, ये थे हेनरिक इब्सन। नंबर 2 जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्हें हम शॉर्ट में जानते हैं GV शॉ के नाम से। शॉ वॉज ए सेलिब्रेटेड आयरिश ड्रामेटिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक, ये आयरलैंड के थे। ही इज ओनली राइटर इन द हिस्ट्री हु इज बोथ ऑकर्ड विद द टाइटल ऑफ ऑस्कर एंड नोबेल प्राइज। पूरी हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा बंदा जिनको ऑस्कर और नोबेल प्राइज मिला, 2 टाइटल मिले, ऑस्कर के और नोबेल प्राइज दोनों। साज मेजर प्लेज, सा के जो मेजर प्लेज है, नाटक हैं, वो हैं मिस्टर वार्न्स प्रोफेशन, आर्म्स एंड मैन, कैंडिडा, पिग्मेलियन, ये इंपॉर्टेंट है, पिग्मेलियन, द डॉक्टर्स डेलिमरा। आगे भी जॉन्स गॉल्सवर्दी, इनके कुछ फेमस प्लेज हैं जैसे कि द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस और लॉयल्टीज। नंबर 4 है सीन ओ कैसी, मेजर 20th सेंचुरी आयरिश प्ले राइट। कैसी इज बेस्ट नॉन फॉर द 3 मेजर प्लेज नॉन एज डबलिन ट्रायलॉजी। इनको ट्रायलॉजी थी, डबलिन ट्रायलॉजी के नाम से जानी, उनके लिए इनको जाना जाता है। वो 3 कौन कौन सी थी, नीचे लिखी हुई है। नंबर 1 पे थी द शैडो ऑफ गनमैन, जुनो एंड पिकॉक, द प्लाव एंड द स्टार्स। नंबर 5 पे DH लॉरेंस। लॉरेंस के मेजर प्लेज से ए क्वाइलर्स, फ्राइडे नाइट, डेविड, द विडोविंग ऑफ मिसिस हैरोल्ड। लॉरेंस हैज रिटन इंपॉर्टेंट नॉवेल्स ऑल्सो देयर आर फॉलोज। इन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं जैसे कि सन्स एंड लवर्स, द वाइट पिकॉक, द रेनबो, द लॉस्ट गर्ल, लेडी शटरलेस लवर। आगे भी विलियम स्मार्ट मॉगम। हिज प्लेज प्रेजेंटेड मिडिल क्लास एटीट्यूड टुवार्ड द लव एंड मनी। इनका मेनली टॉपिक होता था भाई लव एंड मनी, वो मिडिल क्लास का क्या एटीट्यूड है इनके तरफ। इनके 2 प्लेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द सर्कल एंड द कॉन्स्टेंट वाइफ। नंबर 7 पे क्रिस्टोफर फ्राई। ये क्रिस्टोफर फ्राई हैं भाई, क्रिस्टोफर मार्लो नहीं है, एलिजाबेथ एज वाले, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट प्लेज हैं ए फोनिक्स टू फ्रिगवेंट, द लेडी इज नॉट फॉर बर्निंग, बीनस ऑब्जर्व। नेक्स्ट नाम आता है GV प्राइस्टिल का। Priestley was an English novelist, playwright, screenwriter, broadcaster, and a social critic. His novel The Good Companion is best work of fiction and was awarded जेम्स टेल मेमोरियल अवार्ड। इनको ये अवार्ड मिला था। इनके कुछ फेमस प्लेज हैं जैसे कि डेंजरस कॉर्नर, टाइम एंड द कॉनवेज एंड इंस्पेक्टर कॉल्स। अब बात करते हैं नॉवलिस्ट की।
नॉवल लिखने वालों में सबसे पहले नाम आता है जॉन जोसेफ कोनार्ड का। कोनार्ड्स फर्स्ट नॉवल नाम इज आल्मर्स फॉली। इनके कुछ और नॉवल भी हैं जैसे कि हार्ट ऑफ डार्कनेस, द निंगर ऑफ नर्सिस, लॉर्ड जिम, नेस्ट्रोमा, द सीक्रेट एजेंट। आगे नाम आता है जीएस वेल्स का। जीएस वेल्स। वेल्स इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, फादर ऑफ साइंस फिक्शन, फादर ऑफ साइंस फिक्शन जीएस वेल्स। इनके कुछ साइंस फिक्शन नॉवल थे जैसे कि, अब देखो साइंस फिक्शन है तो इनके नाम भी वैसे आएंगे, जैसे कि टाइम मशीन, द आइसलैंड ऑफ डॉक्टर मॉर्यू, द इनविजिबल मैन। इन्होंने कुछ सोशल नॉवल भी लिखे थे सामाजिक, जैसे कि किप्स, द हिस्ट्री ऑफ माई पॉली और टोनो बन गए। आगे आता है, नाम आता है अर्नोल्ड बेनेट का। बेनेट वॉज ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट, क्रिटिक एंड एथिस्ट हु इन्फोर्स्ड रियलिज्म इन हिज नॉवल्स, जो कि जिन्होंने रियलिज्म को अपने नॉवल्स में यूज़ किया। बेनेट्स फेमस नॉवल ये थे भाई, एना ऑफ 5 टाउन्स, द ओल्ड वाइफ टेल्स, क्ले हंगर, राइस मैन स्टेप्स। आगे नाम आता है डॉरेथी रिचर्डसन का। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ना। देखिए, इन्होंने सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का यूज़ किया था अपने वर्क पिलग्रिम्स के अंदर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, द फर्स्ट राइटर टू यूज़ द मॉडर्निस्ट टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। रिचर्ड्स द बेस्ट नॉवल इज पिलग्रिमेज विच इज़ 13 नॉवल सिक्वेंस। ये 13 नॉवल थे, ठीक है। इसी के अंदर उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया था डॉरेथी रिचर्डसन ने। आगे आते हुए जेम्स जॉयस, जिनकी बायोग्राफी मैं कवर कर चुका हूँ। अब चैनल की में प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोग्राफी के नाम से, उनमें आपके बहुत सारे राइटर्स की मैंने बायोग्राफी को बना रखा है, आप उनको देख सकते हो। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के राइटर्स आपको वहीं पे देखने को मिल जाएंगे जो अपने सिलेबस में है। जेम्स इज आयरिश नॉवलिस्ट एंड द पिनर ऑफ मॉडर्निज्म इन इंग्लिश। इनके सबसे फेमस वर्क है डबलिनर, बहुत ही फेमस है डबलिनर। ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, और यूलिसेस तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एग्जांपल फॉर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक लड़के की 24 घंटे की पूरी कहानी है उसके अंदर, 24 घंटे में उसके दिमाग में क्या कुछ आता है। पढ़ने में टफ रहेगा, ठीक है, सुनने में बढ़िया लगता है, का वाकई में आपको समझ में नहीं आएगा कहानी में हो क्या रहा है, थोड़ा बोरिंग फील करोगे, क्योंकि किसी के दिमाग के थॉट्स हैं भाई। तो कोई बंदा आपके सामने बोल रहा है तो आपको लगेगा कि यार क्या बोल रहा है ये। आगे वर्जीनिया वुल्फ, इनको तो आपने सुना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। शी अलॉन्ग विद हर हस्बैंड लॉर्ड वुल्फ, इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर द हॉगर्ट प्रेस को फाउंड किया था 1917 के अंदर। इनके कुछ फेमस नॉवल हैं जैसे कि द वेगट आउट, मिसिस डैलोवे, टू द लाइट हाउस और ऑरलैंडो। आगे एम फॉस्टर। फॉस्टर इज एन इंग्लिश राइटर, एसेस्ट एंड लिबरेटिस्ट। इनका वर्क वही नॉवल वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड एंड ए रूम विद ए व्यू, हॉवर्ड्स एंड ए पैसेज टू इंडिया। इंपॉर्टेंट, ए पैसेज टू इंडिया, पक्का ही मेरे को लगता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ए पैसेज टू इंडिया, इसको लिखा था E.M. फॉरेस्टर, ध्यान रखना। और कुछ भले ऊपर वाले छोड़ देना, बट ये ए पैसेज टू इंडिया किसकी रचना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हु इज़ द राइटर ऑफ ए पैसेज टू इंडिया? E.M. फॉरेस्टर। मैं आपको वही बात यहाँ इंपॉर्टेंट बताऊँगा जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आगे भाई जॉर्ज ऑरवेल, इनको तो आपने सुना होगा, एनिमल फार्म इन्होंने लिखा था। बॉर्न एज द इरिक ऑथर ब्लेयर इन द मोटियट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इंडिया। इनका जन्म बिहार में हुआ था भाई। इन्होंने ऑरवेल्स मोस्ट फेमस नॉवल है एनिमल फार्म, विच इज़ रिटन इन एलागरी स्टाइल। एलागरी वो होती है जिसके अंदर आप किसी एनिमल्स के जरिए कोई मैसेज देना चाहते हो, जिनके सारे के सारे जानवर होते हैं इसके अंदर, उनके द्वारा कहानी को बयान किया जाता है। जैसे आज का कोई भी कार्टून मान लीजिए, बट एनिमल हो उसके अंदर सारे के सारे, ठीक है। इसको ये डिपिक्टिंग द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 19 पॉलिटिकल व्यू पर इसको लिखा गया है, राजनीति पर, बट एनिमल्स के जरिए। तो ये थे भी आपके सारे के सारे अपने मॉडर्न एज को हमने कवर कर लिया 30-32 मिनट की वीडियो के अंदर, सारी चीज़ें देख ली हुई। दोबारा थोड़ा सा मैं रिवाइज़ आपको कर देता हूँ। रिवाइज़ में थोड़ा शॉर्ट में करूँगा, किस किस को पढ़ना है। ये थॉमस हार्डी,
इनको भाई आप थोड़ा ध्यान, इनको थोड़ा ध्यान